नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त आशीष दादीच आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने अध्ययन के कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो हैं वो दिन और रात दौड़ रहे होंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि सपने अपने हैं तो उसको पूरा भी किसको करना पड़ेगा? अपनों को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि अपने रसायन विज्ञान केमिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है और उस पोर्शन में अपन ने सबसे पहले जिस चीज के बारे में पढ़ा था वो था रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय। आपको अच्छे से पता है कि मैंने रसायन विज्ञान के सामान्य परिचय में बहुत सारी चीजें बता दी थी आपको कि ये केमिस्ट्री शब्द है ये कहाँ से आया। आपको मैंने बता दिया था विश्व में केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान उसका जनक किसे कहते हैं, भारत में रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। इन सभी चीजों के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए पदार्थ की अवस्थाएं, फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। लगा लिए हेडिंग? चलिए फटाफट हेडिंग लगा लीजिएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर। आज जो हम हैं वो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, या मैं यूं कहूं कि द्रव्य की अवस्था के बारे में आज हम लोग जो हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, बड़े ही इत्मीनान से, बड़ी ही ईमानदारी से चीज़ों को आप समझिएगा, चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिएगा, ताकि मैं कम से कम 50 से 60 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं जब मैं आपको एमसीक्यू के रूप में करवाऊं तो आप उनको चुटकियों में उड़ा दें। कब उड़ा पाओगे? जब इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे ढंग से देखोगे। तो चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ बेसिक चीजें। इस बेसिक चीज को समझना, आपको अच्छे से पता है कि हम जो चारों तरफ देखते हैं वो क्या है? ब्रह्मांड का हिस्सा है, यूनिवर्स का हिस्सा है। आप सभी को अच्छे से पता है कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं उसका निर्माण दो चीजों से मिलकर होता है। एक होता है उसे द्रव्य कहते हैं, एक जो है उसे एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो द्रव्य होता है, मैटर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक जो है वो भौतिक आधार पे, एक जो है वो रासायनिक आधार पे। आपको पता होना चाहिए भौतिक आधार पे द्रव्य को उसकी 6 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे ठोस, जैसे द्रव, जैसे गैस, जैसे प्लाज्मा, जैसे बीईसी, जैसे एफआईसी। तो ये क्या है? ये द्रव्य का वर्गीकरण है। किस आधार पे? भौतिक अवस्था के आधार पे। दूसरा वर्गीकरण किया गया रासायनिक अवस्था के आधार पे, तो उसके अंदर किया गया शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के रूप में। आपको अच्छे से पता है कि शुद्ध कौन कौन से होते हैं? तो तत्व और यौगिक होते हैं, और अशुद्ध कौन से होते हैं? तो मिश्रण होते हैं। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। आपको अच्छे से पता होगा तत्व 3 प्रकार के होते हैं, या तो धातु होते हैं, या अधातु होते हैं, या उपधातु होते हैं। और आपको बताया था यौगिकों में या तो वो कार्बनिक यौगिक होंगे या वो कौन से होंगे? अकार्बनिक यौगिक होंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिएगा पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि साहब ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, आप कहोगे कि जी गुरुजी बता दीजिए, देखें जल्दी से। तो आपको मैंने ये बोला कि साहब जो ब्रह्मांड है इसके जो निर्माण है इसका वो कितनी चीजों से हुआ? 2 चीजों से हुआ। कितनी चीजों से? आप कहोगे कि हाँ सर 2 चीजों से हुआ। ये बात तो एकदम सही है। कौन कौन सी हैं वो 2 चीजें? इनके बारे में आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग देखिएगा। देखो ये 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं आप सभी को अच्छे से पता होगा कि साहब एक आपको मैंने बताया द्रव्य, और दूसरा कौन सा? ऊर्जा। इन 2 चीजों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? यूनिवर्स का। आपको और अच्छे से मैंने बताया था अभी कि साहब ये जो द्रव्य हैं, कौन है? द्रव्य हैं,
ये लो साहब, ये द्रव्य, और एक तरफ कौन है आपके, तो ऊर्जा, एनर्जी। आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में, ठीक है। वो दो भाग कौन कौन से हैं वो देखना आप कि भाई ये दो भाग कौन कौन से हैं, दो भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में देखना। आप सभी को अच्छे से पता है कि पहला भाग आपको मैंने कौन सा बताया कि साहब भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे, और दूसरा आपको कौन सा बताया मैंने, रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था, ठीक है। आप कहोगे जी गुरुजी आपको अच्छे से पता है कि साहब भौतिक अवस्था के बारे में अपन बात करें कि साहब भौतिक अवस्था के आधार पे, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि साहब ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में, बीईसी में और एफआईसी में विभाजित किया गया है किसको, द्रव्य को, भौतिक अवस्था के आधार पे इन 6 भागों में। अब बात करते हैं रासायनिक के आधार पे कि साहब रासायनिक, तो आपको पता होना चाहिए रासायनिक के अंदर कि साहब रासायनिक आधार पे 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं वो सुनना। सबसे पहला कौन सा है, तो आपको पता होगा शुद्ध, और दूसरे की बात करें तो अशुद्ध, ठीक है। आप कहोगे कि जी गुरुजी शुद्ध और अशुद्ध, चलिए आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जो शुद्ध हैं इसमें किस किस चीज को रखा गया है, शुद्ध में किन किन चीजों को रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध के अंदर 2 चीजों को रखा गया है, एक आपका तत्व, एक आपका यौगिक। आप कहोगे गुरुजी ये बात तो एकदम सही है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि साहब शुद्ध कौन कौन से, तो तत्व और यौगिक। अब बात करते हैं कि साहब तत्व, तो तत्वों को फिर से आप सभी को अच्छे से पता होगा 3 पोर्शन के अंदर बांटा गया है, ठीक है। अब 3 पोर्शन कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा आप। सबसे पहले बात करें 3 पोर्शन में, तो पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। आप कहोगे जी गुरुजी यौगिक की बात करें तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए यौगिकों में कि 2 प्रकार के, एक कौन सा, तो कार्बनिक, और दूसरा कौन सा, तो अकार्बनिक। आप कहोगे जी गुरुजी बात तो एकदम सही है। यदि बात करें कि साहब अशुद्ध में, तो आप सभी को अच्छे से पता है अशुद्ध में कौन आता है, तो मिश्रण, मिश्रण आता है। आप सभी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से पता होना चाहिए मिश्रण। आपको यह अच्छे से पता होना चाहिए कि साहब मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक कौन सा होता है, समांगी मिश्रण, ठीक है, और एक कौन सा होता है, विषमांगी मिश्रण। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा, समांगी और विषमांगी। तो ये चीज जिसके दिमाग में ये क्लासिफिकेशन सेट हो जाएगा
उसको फिर आगे केमिस्ट्री समझने के अंदर कोई तकलीफ नहीं होगी। इन्हीं चीजों को अपन आज पढ़ने वाले हैं और इन चीजों को जिसने अच्छे ढंग से समझ लिया, यकीन मान के चलिएगा कि उसका एग्जाम के अंदर जो भी प्रश्न बनेगा उसके लिए वो 100% उस क्वेश्चन को क्या कर देगा, सही कर देगा। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट इसको नोट करिए। देखें, इसको नोट कर डाला तो दोस्तों याद रखना आपकी जिंदगी कैसी है, झींगा लाला। तो फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। कर लिया नोट, चलें आगे। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा द्रव्य। आप चाहे द्रव्य के दो या आप चाहे पदार्थ के दो या चाहे आप मैटर के दो, बात एक ही है। एक ही चीज के तीन नाम हैं। एक ही चीज के कितने नाम हैं, तीन नाम हैं। तो कंफ्यूज मत होना, मैं पदार्थ बोलूं या मैं द्रव्य बोलूं या मैं मैटर बोलूं, बात एक ही चीज की कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो देखो याद रखना, दुनिया में आप किसी भी चीज को यदि देख रहे हैं और आपको लगता है कि उस वस्तु में कोई ना कोई उसका आयतन होगा, या मैं यूं कहूं कि कोई ना कोई उसका द्रव्यमान होगा, या मैं यूं कहूं कि वो वस्तु जहां पर भी रखी जाएगी स्थान को घेरेगी, तो याद रखना कि वो वस्तु किससे मिलकर बनी है, द्रव्य से मिलकर बनी है। अब द्रव्य की अवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं। चीज सुनना, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये स्टाइलस है। अब आपको अच्छे से पता है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठोस है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये जहां पर भी रखेंगे स्थान को घेरेगा। मैंने हाथ पे इसको रख रखा है तो इसका कोई ना कोई वजन होगा। तो जब जिस भी चीज का कोई द्रव्यमान होगा जो रखने पे स्थान को घेरेगा, तो यकीन मान के चलिएगा कि वो वस्तु किससे मिलकर बनी है, द्रव्य से। तो आप यूं कह सकते हो कि संसार की समस्त वस्तुएं जो हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। और द्रव्य की फिर अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो हेडिंग लगा लेना, सबसे पहले हेडिंग लगा लो द्रव्य, और स्टार पॉइंट लगा के लिख लेना इसको, स्टार पॉइंट लगा के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कि कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान रखती हो तथा रखने पर स्थान को घेरती हो, द्रव्य कहलाती हैं। या याद रखना द्रव्य से निर्मित होती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक वस्तु द्रव्य से बनी होती हैं। प्रत्येक वस्तु द्रव्य से बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं, द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना, द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं वर्तमान तक 6 ज्ञात हैं। कितनी ज्ञात हैं, 6 अवस्थाएं ज्ञात हैं, ठीक है।
अब वो 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं उन 6 अवस्थाओं के बारे में, द्रव्य की 6 अवस्थाएं। तो मैं यहां पर लिखूं द्रव्य की अवस्थाएं, ठीक है। अवस्थाएं कौन सी, तो भौतिक अवस्थाएं कितनी ज्ञात हैं, 6। तो देखिएगा अब वो 6 कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी 6 अवस्थाएं हैं वो देखो आप। सबसे पहली अवस्था जो है वो है आपके ठोस। दूसरी अवस्था कौन सी है, द्रव। तीसरी अवस्था कौन सी है, गैस। चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। पांचवी अवस्था कौन सी है, बीईसी। और याद रखना कि छठवीं जो अवस्था है वो कौन सी है, एफआईसी। यदि आपसे पूछे कि भाई बताओ कि इन 6 में से प्राकृतिक अवस्थाएं कितनी, आपसे ये पूछ ले कि इन 6 में से प्राकृतिक अवस्थाएं कितनी, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि जो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं वो है 4। तो लिख लीजिएगा प्राकृतिक अवस्था कितनी, तो आप कहोगे प्राकृतिक अवस्थाएं तो 6 हैं, ठीक है। आपसे पूछे कि साहब ये बताओ कि कृत्रिम अवस्थाएं कितनी, तो आप कहोगे कृत्रिम अवस्थाएं जो हैं वो हैं 2। कृत्रिम अवस्थाएं, ठीक है। कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित तो होती हैं। और कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई कुल अवस्थाएं कितनी, कुल, तो आप कहोगे कि साहब कुल अवस्थाएं हैं 6। कितनी हैं, 6। ये आपको पता होना चाहिए कितनी अवस्थाएं हैं, 6। यहां तक आपको बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि आपकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब आप क्वेश्चन को देखो तो आप तुरंत समझ पाओ कि ये आपसे पूछना क्या चाहता है और आपको उसके बारे में क्या चीज बतानी है। यदि आप प्रश्न की भाषा समझ पाओगे, लैंग्वेज समझ पाओगे, तो आपका प्रश्न कभी भी क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो आपसे पूछ ले ब्रह्मांड में संरचना, तो आप बता दोगे इन चीजों से बनी हुई है वर्गीकरण। सबसे पहले अपन ने बात की द्रव्य की, जिसे पदार्थ भी कहते हैं, जिसे मैटर भी कहते हैं। तो बताया कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान रखती हो, रखने पर स्थान घेरती हो, द्रव्य कहलाती हैं। बताया प्रत्येक वस्तु द्रव्य से बनी होती है। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं वर्तमान तक 6 ज्ञात हैं। और वो 6 जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, एफआईसी। ऊपर की 4 कौन सी हैं, प्राकृतिक। नीचे की 2 कौन सी हैं, कृत्रिम अवस्थाएं हैं। यहां तक बताओ किसी को कोई तकलीफ है क्या? किसी को कोई भी तकलीफ हो तो वो जरूर याद रखने ला कि चैट बॉक्स के अंदर चैट जरूर करेगा, अपना डाउट जो है वो जरूर लिखेगा कि सर ये मेरे को डाउट है, उसके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, तो अब अपन 1 बाय 1 इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा ठोस, फटाफट हेडिंग लगा लीजिए ठोस। हेडिंग लगाइए ठोस, ठीक है। आप सभी को अच्छे से पता है कि जो ठोस होते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सॉलिड। गाना सुना है ना, सॉलिड बॉडी, तो सॉलिड याद रखिएगा आप, ठीक है। अब बात करेंगे इन सॉलिड्स के बारे में। देखो, आपको मैं जितने डायग्राम्स बताऊं उस डायग्राम्स को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, देखते ही चीज समझ में आ जाएगी ये सॉलिड है। देख पा रहे हूं, इन सॉलिड के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी गैप नहीं है। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा तो चलो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे देखिएगा,
ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाले, ठीक है। ये देख लो एकदम टच हो के बैठे हैं। मैं 3 अलग अलग कलर से बना देता हूं ताकि डिफ्रेंशिएट हो, समझ गए। ये तो आपको दिखाई नहीं देगा, यहां पर ये दिखाई देगा अच्छे से, ठीक है। ये आपको बना दिया मैंने, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है। अब आप खुद बताओ कि जब चीज मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बीच में गैप नहीं रहेगा, रिक्त स्थान रहेगा, एकदम टच के अंदर होके एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज की जो आकृति होगी वो कैसी होगी, एकदम रिमेन होगी, कांस्टेंट होगी, नियत होगी। होगी कि नहीं होगी? तो आपसे सवाल पूछे कि भाई ठोस क्या होते हैं, तो आप कहोगे द्रव्य की वह अवस्था जिसके अंदर, पदार्थ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता, तो द्रव्य की वही अवस्था कौन सी कहलाती है? तो आप कहोगे ठोस कहलाती हैं। यहां पे देख लेना, कोई किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, गैप नहीं है बीच में किसी प्रकार का, तो याद रखना वो चीज क्या होगी, ठोस होगी। अब ठोस से संबंधित क्या क्या हैं चीजें, वो आपको मैं बताता हूं। इस ठोस के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो पहले मैं 1 बाय 1 आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, आप पॉइंट्स लिखिएगा, फिर एक एक पॉइंट में आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि ठोस जो होते हैं उनका आयतन, ठीक है, आकृति, आकार, सब निश्चित, ठीक है, सब निश्चित होता है, ठीक है। तो आपसे आज के बाद कोई पूछे कि भाई द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन, आकृति और आकार सब निश्चित होते हैं वो कौन सी होती हैं, तो आप तुरंतगामी स्पीड से बताओगे कि साहब वो तो ठोस होती हैं। आयतन, आकार, आकृति सब कुछ निश्चित किसमें होता है, तो ठोस में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया। अब आपको ये अच्छे से पता है कि जो अवयवी कण हैं उनके बीच में किसी प्रकार का कोई रिक्त स्थान नहीं होता। तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट लगा के, अवयवी, अवयवी का मतलब जिससे मिलकर वो बनता है। अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता, रिक्त स्थान नहीं होता। क्लियर है? चलिए, कोई गैप नहीं होगा जिसमें भी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य कोई गैप नहीं। समझ जाना बात किसकी हो रही है, ठोस की हो रही है। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जब कोई रिक्त स्थान ही नहीं है तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स ज्यादा आरोपित करेंगे, ठीक है। तो अवयवी कणों के मध्य प्रबल क्या पाया जाता है, तो आप कहोगे आकर्षण बल पाया जाता है। तो अंतराण्विक जो बल होता है उसका मान क्या होता है, अधिक होता है। तो तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो कणों के मध्य, कणों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल प्रबल होता है। ठीक है। चौथा, और आपसे पूछे कि भाई और क्या है, तो आप कहोगे कि साहब ये जो ठोस होते हैं इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। आपको पता होना चाहिए जो ठोस होते हैं उनका क्वथनांक मान उच्च होता है, जो ठोस होते हैं उनका गलनांक मान क्या होता है, उच्च। तो क्वथनांक, गलनांक और घनत्व तीनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो चौथा पॉइंट लिखो, ठोस, याद रखना बात किसकी हो रही है, घनत्व, और कैसा होता है, उच्च। यदि बात करें ठोस
का क्वथनांक तो आप कहोगे उच्च। यदि आपसे पूछे कि साहब ठोस और आपसे पूछे कि साहब गलनांक, तो आप क्या बताओगे? उच्च। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? कि साहब आयतन, आकृति, आकार सब कुछ निश्चित होते हैं। अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता है। कणों के मध्य लगने वाला बल प्रबल होता है। ठोस जो होते हैं इनका घनत्व उच्च होता है। ठोस का क्वथनांक उच्च होता है। ठोस का गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या गुण होते हैं ठोसों में, तो वो देखिएगा। ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते हैं मतलब इन पे प्रेशर लगाओगे तो ये सिकुड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ठोस असंपीड्य होते हैं मतलब इनके ऊपर बल लगाओगे तो ये कभी भी क्या नहीं होते? सिकुड़ते नहीं हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें कि साहब ठोसों के प्रकार, कि साहब ठोस के प्रकार क्या होते हैं क्या? तो आप कहोगे कि हाँ साहब, ठोस के प्रकार होते हैं दो। एक ठोस होते हैं वो कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और एक होते हैं वो कहलाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ये दो प्रकार के ठोस होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। अब बात आती है कि साहब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो चलो अभी मैं बता देता हूं आपको किसे कहते हैं। तो फटाफट ऐसे लिख लेना। क्या लिखोगे? जो गौर से सुन लेना। एक तरफ लिखोगे आप क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और एक तरफ लिखोगे अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, एक कौन सा? क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय किसे कहते हैं? तो याद रखना कि ऐसे ठोस जिनमें निश्चित ज्यामितीय संरचना हो, निश्चित ज्यामितीय संरचना हो। जिसमें भी निश्चित ज्यामितीय संरचना होगी वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम्पल की आपसे बात करें तो जैसे हीरा, याद रखना, जैसे ग्रेफाइट, ठीक है, जैसे चीनी के दाने, चीनी के दाने, ठीक है, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। यदि आपसे पूछ ले कि साहब अक्रिस्टलीय ठोस, तो आप कहोगे ऐसे ठोस जिसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना ना हो। ऐसे ठोस जिसमें क्या ना हो? जिसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना ना हो, निश्चित ज्यामितीय संरचना ना हो। ठीक है, और एग्जाम्पल आपसे पूछे तो बहुत सारे हैं इसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे उदाहरण पूछे तो आप जैसे कांच बता सकते हो, ठीक है, और क्या? जैसे आप प्लास्टिक बता सकते हो, और आपसे पूछे तो जैसे रबड़ बता सकते हो। ये सब किस में आते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप देख रहे होंगे स्टाइलस किससे बना हुआ है? ठोस से। ये घड़ी किससे बनी हुई है? ठोस से। ये चश्मा किससे बना हुआ है? ठोस से।
तो आप चारों तरफ चीजों को देखकर पता लगा सकते हो कि ठोस है, द्रव है या गैस है। यदि मैं बात कर लूं कि साहब ये जो सॉलिड हैं इनके उदाहरण, तो जैसे पेन हुआ, जैसे पेंसिल्स हुई, ठीक है, जैसे आपको अच्छे से पता है कुछ भी चीज देख लो, जैसे ये बोर्ड हुआ, तो ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये सब के सब सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख रहे होंगे बहुत मजा आ रहा है, इसलिए क्योंकि अभी हम बड़ी ही तन्मयता के साथ में चीजों को धीरे धीरे आराम से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीजों को कहाँ पे सीधा सेट कर रहे हैं, दिमाग में। तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलें आगे। तो चलो, बात किसकी? ठोस की। ठोस को क्या कहते हैं? सॉलिड। पहला पॉइंट क्या बताया? आयतन, आकृति, आकार सब निश्चित होते हैं। दूसरा, अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता है। तीसरा, कणों के मध्य लगने वाला बल प्रबल होता है। चौथा, घनत्व उच्च होता है, क्वथनांक उच्च होते हैं, गलनांक उच्च होते हैं। ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। प्रकार तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय दो होते हैं। और क्रिस्टलीय के जिसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना हो, हीरा, ग्रेफाइट, चीनी के दाने, और अक्रिस्टलीय जिसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं हो, जैसे कांच हुआ, प्लास्टिक, रबड़, ये और पेन, पेंसिल, बोर्ड, घड़ी, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो सॉलिड्स के उदाहरण हैं, ठोसों के उदाहरण हैं, ठीक है। चलो भाई, अगली हेडिंग लगा लीजिए द्रव। अगली हेडिंग लगा लीजिए द्रव, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट इसको नोट कर लो। द्रव को इसको लिख डाला तो याद रखना आपकी जिंदगी कैसी है, झींगा लाला, ठीक है। चलो, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? द्रवों के बारे में, लिक्विड के बारे में, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे ये जो मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये अवयवी जो कण हैं, देख पा रहे हैं, ये अवयवी कण, ये साहब ये वाले, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे इन अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान है। जैसे ये इतना जगह खाली पड़ी है, ये इतनी 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 जगह खाली, ये इतनी जगह खाली। तो याद रखना है कि जब अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान उपस्थित हो, हल्का रिक्त स्थान उपस्थित हो, तो वो पदार्थ की अवस्था कौन सी कहलाती है? द्रव्य। जब उपस्थित हो ही नहीं कोई रिक्त स्थान तो वो ठोस। जब हल्का उपस्थित हो तो वो द्रव। जब अत्यधिक ज्यादा उपस्थित हो तो वो चीज क्या कहलाती है? गैस कहलाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम अब किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? द्रव के बारे में। एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, पॉइंट को लिखिएगा तुरंत। सबसे पहले 1 नंबर लगा के लिखना और कंपैरिजन करते जाना, किससे? ठोस से। ठोस में फर्स्ट लाइन अपन ने लिखी थी कौन सी? कि साहब इसका आयतन, आकृति, आकार सब कुछ निश्चित। तो याद रखना कि जो द्रव होते हैं उनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकृति वगैरह क्या होती हैं? अनिश्चित होती हैं। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट के साहब आयतन निश्चित, निश्चित, बाकी अनिश्चित, बाकी अनिश्चित। बात समझ में आ गई? आयतन निश्चित। सेकंड याद रखना, यहीं पे नोट लगा के लिखना, नोट लगा के, और नोट लगा के आप ये कहोगे कि जिस पात्र में डाले जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। जिन पात्रों में डाले जाते हैं, डाले जाते हैं उसी
डाले जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। समझ में आ गई बात कि साहब आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, बाकी सब अनिश्चित, मतलब आकृति वगैरह निश्चित नहीं होती, और जिन पात्रों में डाले जाते हैं उसी की आकृति को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं की आकृति को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिएगा और इंपॉर्टेंट लगा के लिखिएगा, अवयवी कणों के मध्य, कणों के मध्य मध्य हल्का रिक्त स्थान होता है, हल्का रिक्त स्थान होता है, हल्का रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य लगने वाला बल ठोस से कम, बल ठोस से कम और द्रव से, गैस से अधिक होता है, ठोस से कम और गैस से अधिक। ठीक है, ये आपको पता रखना है। क्या पता रखना है कि साहब अवयवी कणों के मध्य हल्का क्या होता है, स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है, और अवयवी कणों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो ठोस से तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि बात करें कि साहब उपनाम, उपनाम, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जितने भी द्रव हैं उन्हें बहने वाले पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, बहने वाले द्रव या पदार्थ। ठीक है, बहने वाले द्रव, कोई तकलीफ नहीं, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं, याद रखना। यदि बात करें अपन किसकी, घनत्व की, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि घनत्व ठोस से क्या होगा, कम होगा, और गैस से अधिक होगा। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्वथनांक जो होगा वो ठोस से तो कम होगा और गैस से क्या होगा, ज्यादा। गलनांक में भी यही लागू होंगी, तो इसलिए मध्यवर्ती हैं, तो अपन इन चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपैरिजन करें ना कि भाई वो चीज वहां पे लिखवा दी, घनत्व वहां पे, क्वथनांक और गलनांक, तो देख लेना कि ये जो द्रव होते हैं उनका ये क्वथनांक, गलनांक और घनत्व वगैरह ठोस से क्या होगा, कम, और बाकियों से क्या होगा, ज्यादा। तो वो चीज अपन वापस नहीं लिख रहे, क्योंकि उसको लिखने से अपना क्या होगा, केवल और केवल समय ही खराब होगा, केवल और केवल समय ही क्या होगा, खराब होगा। अब बात कर लेते हैं कि साहब द्रव के उदाहरण, उदाहरण की आप सभी को अच्छे से पता है। उदाहरण में अपन बात करें तो जैसे तेल, समझ गए, जैसे आप सभी को अच्छे से पता है जल, ठीक है, आप सभी को अच्छे से पता है शराब, ठीक है। तो ये जैसे तेल हुआ, जल हुआ, शराब हुई, तो ये द्रव्य की कौन सी अवस्थाएं हैं, तो आप कहोगे कि गुरुजी ये तो द्रव्य की द्रव अवस्था है, लिक्विड स्टेज हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं आगे। आगे देखो, आप देख पा रहे होंगे यहां पर क्या है, मॉलिक्यूल्स पास पास में, और देख रहे होंगे यहां पे मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर चले गए। और जब जितने दूर जाएंगे तो समझ जाना वो पदार्थ की अवस्था कौन सी होगी, गैस होगी।
तो पदार्थ या द्रव्य की तीसरी हेडिंग लगाइएगा अवस्था की, गैस। ठीक है, गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, किसको, गैस को। और कंपैरिजन करते जाओ और लिखते जाओ। सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना कि साहब आयतन, आकृति और आकार सब अनिश्चित, सब अनिश्चित, कुछ भी निश्चित नहीं होता। ठीक है, दूसरा देखिएगा कि साहब कणों के मध्य अधिक रिक्त स्थान होता है, अधिक रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तीसरा अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य लगने वाला बल लगभग नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, उसको काउंट करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, ना के बराबर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो आकर्षण बल का मान भी क्या होगा, बहुत कम होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आपको अच्छे से पता होगा कि गैस के जो दूर दूर अणु होते हैं उनको पास पास लाके और गैस को किस में बदला जा सकता है, द्रव के अंदर बदला जा सकता है, जैसे एलपीजी गैस वगैरह में। नाम सुना है ना आपने। तो चौथा पॉइंट लिखिएगा और स्टार पॉइंट लगा के लिखना कि गैसों में संपीड्यता का गुण होता है। ठीक है, अगला नोट लगा के लिखना, नोट लगा के इंपॉर्टेंट के साहब जो आदर्श गैसें होती हैं, आदर्श गैसों के मध्य लगने वाला बल, आदर्श गैसों के जो मॉलिक्यूल्स होता है उनके बीच जो बल होता है शून्य होता है, जीरो, कोई बल नहीं लगता। और याद रखना वास्तविक गैसों में लगने वाला बल तो याद रखना शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो, तो इंपॉर्टेंट और ये याद रखना कि जो गैसें होती हैं उनको उच्च ताप और याद रखना निम्न दाब पर, कब, उच्च ताप और निम्न दाब पर क्या किया जा सकता है, संपीड़ित तो होते ही हैं और उन्हें वास्तविक गैसों से आदर्श गैसों की भांति कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं पॉइंट बता रहा हूं, इसको नोट में ही लिखिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखिएगा। ठीक है, कि सभी गैसें वास्तविक होती हैं। ठीक है,
और याद रखना कि गैसों को उच्च, याद रखना गैसों को उच्च स्थिति में रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है। और याद रखना इनका क्वथनांक और गलनांक का मान क्या होता है? निम्न होता है। क्वथनांक व गलनांक का मान निम्न होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट नोट कर लो, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, तब तक इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। चले आगे, चले भाई आगे। चलो, आप सभी को एग्जाम्पल्स की यदि बात करे, कोई आपसे पूछ ले कि साहब इन गैसों के उदाहरण, तो जैसे हीलियम, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब क्या हैं? तो ये सब की सब गैसें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलें आगे। चलो, अगली हेडिंग लगा लीजिए, प्लाज्मा। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, प्लाज्मा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो, प्लाज्मा। इसको लगा डाला तो आपकी जिंदगी है झिंगा लाला। फटाफट कर लो, फटाफट हेडिंग लगाओ, प्लाज्मा। अब देखो, प्लाज्मा के बारे में मैं कुछ बेसिक बता रहा हूं, इस बेसिक को सुनिएगा, बेसिक को सुनिएगा। ठीक है, देखो, आपको अच्छे से पता है कि प्रत्येक जो तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉन से रखता है। आप कहोगे जी गुरुजी, बात तो एकदम सही है। आपको अच्छे से पता होगा कि कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, कुछ तत्व जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दान करते हैं। आप कहोगे बात एकदम गुरुजी ठीक है। तो देखो, होता क्या है कि जो तीसरी अवस्था होती है, गैसियस स्टेज, उसमें जो गैसें होती हैं, वो गैसें जब आयनीकृत हो जाती हैं, क्या होती हैं? आयनीकृत हो जाती हैं। तो गैसों की आयनीकृत अवस्था ही किस नाम से जानी जाती हैं? प्लाज्मा के नाम से। प्लाज्मा से संबंधित आपके 5 प्रश्न बनते हैं। आपका पहला प्रश्न बनता है कि साहब पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी? तो आप कहोगे कि साहब प्लाज्मा। आपसे सेकंड पूछ सकता है कि बताओ पदार्थ की चौथी और अंतिम प्राकृतिक अवस्था कौन सी? तो आप कहोगे प्लाज्मा। आपसे पूछेगा कि भाई जो गैसें होती हैं वो जब आयनीकृत हो जाती हैं अति उच्च तापमान पे, तो बताओ कि वो आयनीकृत गैसों की जो स्टेज होती हैं उसे क्या कहते हैं? आप कहोगे प्लाज्मा। आपको ये पता होना चाहिए कि एक भाई साहब थे और भाई साहब का नाम था विलियम। क्या नाम था? विलियम क्रुक्स। उन्होंने इसकी क्या की थी? खोज की थी। एक भाई साहब थे जिनका नाम था लेग्यूमर, और लेग्यूमर ने ये प्लाज्मा क्या दिया? शब्द दिया। और आपको सभी को अच्छे से पता होगा कि ये पदार्थ की चमकीली अवस्था होती है, और जो आपके सूर्य वगैरह हैं, जितने भी तारे वगैरह हैं, तो उन तारों के अंदर जो अवस्था सर्वाधिक होती हैं वो कौन सी होती हैं? पदार्थ की चौथी अवस्था होती हैं, जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो चलिए लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, पदार्थ की चौथी व अंतिम
चौथी व अंतिम प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था है। ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना कि साहब इस अवस्था की खोज किसने की। और तीसरा याद रखना कि ये जो प्लाज्मा जो शब्द हैं ये शब्द किसने दिया। तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि साहब जो खोज हैं वो की विलियम क्रुक्स ने। किसने की? विलियम क्रुक्स। और जो शब्द हैं वो किसने दिया? तो याद रखना लेंग्यूमर ने। किसने दिया? लेंग्यूमर। लेंग्यूमर ने शब्द दिया, इसी के कारण से पदार्थ की चौथी अवस्था का उपनाम है लेंग्यूमर अवस्था। कौन सी अवस्था? लेंग्यूमर अवस्था। लेंग्यूमर अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। और आपसे पूछे कि बताओ गैसों की आयनीकृत अवस्था ही क्या कहलाती हैं, तो आप कहोगे गैसों की आयनीकृत अवस्था ही प्लाज्मा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्लाज्मा। तो लिखना स्टार पॉइंट लगा के, गैसों की आयनीकृत अवस्था ही प्लाज्मा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्लाज्मा। ये आपको पता होना चाहिए। और याद रखना, जो याद रखना और कह रहा हूं, यह पदार्थ की गर्म अवस्था है। पदार्थ की गर्म अवस्था। ठीक है। याद रखना ये पदार्थ की चमकीली अवस्था है। पदार्थ की चमकीली अवस्था है। चमकीली अवस्था है। ठीक है। और आपसे पूछे कि भाई बताओ खगोलीय पिंडों में, तारों में, समझ गए, जितने भी तारे हुए, ग्रह वगैरह हुए, एलईडी लाइट्स के अंदर पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? तो प्लाज्मा। तो स्टार पॉइंट लगा के लिख लेना, नोट लगा के। और नोट भी 11 लाख का के खगोलीय पिंडों ठीक है। और खगोलीय पिंडों में जैसे तारे भी आ जाते हैं, जैसे ग्रह भी आते हैं, ये सब। ठीक है। खगोलीय पिंडों याद रखना एलईडी में, एलईडी में पदार्थ की यही अवस्था होती है, यही अवस्था होती है। ठीक है। और कह रहा हूं जब गैसें आयनीकृत अवस्था में चली जाती है तो वो आयनीकृत अवस्था ही क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती हैं। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको फटाफट नोट करिए। अब दो अवस्थाएं बची हैं, एक बीईसी और एक एफआईसी। दोनों के बारे में डिस्कशन करते ही ये आपके जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, पदार्थ की अवस्थाएं हैं, वो चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। फिर चलते हैं आगे। ठीक है। चलो येलो साहब, अगली हेडिंग लगाओ बीईसी। बीईसी कम से कम यहां से 5 क्वेश्चन बनते हैं, वो आप देखिएगा। 5 क्वेश्चन क्या बनते हैं? सबसे पहला बनता है कि साहब बीईसी का पूरा नाम, बीईसी का पूरा नाम क्या होता है?
ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जा चुकी हैं एग्जाम्स में बीईसी की, तो पूरा नाम लिखना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, दूसरा आप याद रखना कि बीईसी पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ठीक है, और क्या याद रखोगे, तो चीज को सुनिएगा कि साहब बीईसी अवस्था के बारे में परिकल्पना, बीईसी की परिकल्पना तो परिकल्पना जो थी वो दो वैज्ञानिकों ने की थी, एक का नाम था बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, और एक का नाम था आइंस्टीन। ठीक है, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था भी होगी या होती हैं, इस बात के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बोस और आइंस्टीन ने। और इन्हीं की परिकल्पना के ऊपर जो वीमेन और कार्नेल नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पदार्थ की ये पांचवी अवस्था की खोज की थी। तो चौथा पॉइंट लिखिएगा, बीईसी के खोजकर्ता, बीईसी के खोजकर्ता। तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए वीमेन तथा कार्नेल, वीमेन तथा कार्नेल। ठीक है, और इन्होंने बोस व आइंस्टीन के आदर सम्मान में पांचवी अवस्था का नाम बीईसी रखा। क्या रखा, बीईसी रखा, का नाम बीईसी रखा। ठीक है, कल्पना करके गए, इन्होंने कहा कि यार बड़े आदमी थे, चलो उनके नाम पे रख देते हैं, तो नाम रख दिया बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। किन्होंने रख दिया, तो वीमेन तथा कार्नेल ने। और याद रखना, इन्हें इस बीईसी अवस्था की खोज के लिए किससे नवाजा गया था, तो नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था इन दोनों को। किन दोनों को, तो वीमेन और कार्नेल को। तो यहाँ पे नोट लगा के लिखिएगा, और नोट लगा के लिखना कि पदार्थ की इस अवस्था की खोज के लिए दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मजेदारी की बात बताऊं, सबसे गर्म अवस्था कौन सी बताई थी मैंने आपको, कि साहब ये देख लो, ये पदार्थ की गर्म अवस्था है कौन सी, प्लाज्मा। और आपसे पूछे पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था, तो आप कौन सी बताओगे, बीईसी बताओगे। क्या बताओगे, बीईसी बताओगे, सबसे ठंडी अवस्था। और याद रखना, ये गैसों का घनत्व जो होता है ना, उसमें चेंजेस करके और गैसों को अति निम्न तापमान पर लाकर और इस अवस्था का निर्माण किया जाता है। किस अवस्था का,
तो BEC अवस्था का गैसों के घनत्व को कम करके और उनके तापमान को माइनस में, कितना माइनस में, तो माइनस के 273 पॉइंट, याद रखना 15 सेल्सियस या केल्विन, ठीक है, 15 केल्विन, ठीक है, माइनस के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप समझ जाना, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे कुछ चीज लिखवा देता हूं, नोट करना और सीधा का सीधा नोट कर लेना। ये पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था है, पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था है। ठीक है, दूसरा स्टार पॉइंट लगा के लिखना, वायुमंडलीय गैसों के घनत्व को, गैसों के घनत्व को कम करके अति निम्न तापमान पर इस अवस्था की प्राप्ति होती है, पर इस अवस्था की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये आपकी पदार्थ की कौन सी अवस्था है? पांचवी। कौन सी? पांचवी, और उसका नाम क्या है? BEC। क्या है? BEC। ठीक है, और चलो लास्ट अवस्था और आपको मैं बता देता हूं, लास्ट अवस्था के बारे में बता रहा हूं तो फटाफट देखिएगा, जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। लिखो FIC, ज्यादा पॉइंट नहीं, इतना याद रखना है। पदार्थ की छठवीं अवस्था है, पदार्थ की छठवीं अवस्था। ठीक है, दूसरा लिखना दूसरी कृत्रिम अवस्था, दूसरी कृत्रिम अवस्था। तीसरा FIC का पूरा नाम, यदि बात करें इसके पूरे नाम की, तो इसका पूरा नाम होता है फ्रियोनिक आयन कंडेंसेट। फ्रियोनिक आयन कंडेंसेट, फ्रियोनिक आयन कंडेंसेट। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि साहब इसकी खोज, इस अवस्था की, तो वो की है कोलोरेडो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने। कोलोरेडो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने। ठीक है, और अभी इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी इस पर क्या चल रहा है? अनुसंधान चल रहा है। वर्तमान में अनुसंधान चल रहा है। ठीक है, ये आपकी पदार्थ की कौन सी अवस्था हो गई? छठवीं अवस्था और दूसरी कृत्रिम अवस्था। तो देखो, आज हमने इतनी सारी चीजों के बारे में अध्ययन कर लिया। सबसे पहले अपन ने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर के पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि साहब ब्रह्मांड में जो हैं वो चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। फिर हमने पढ़ा द्रव्य की अवस्थाएं कितनी हैं, कौन कौन सी तरीके से हैं। और फिर हमने ठोस के बारे में, फिर हमने द्रव के बारे में, फिर हमने गैस के बारे में, फिर हमने प्लाज्मा के बारे में, फिर हमने आपके BEC के बारे में, और फिर हमने किसके बारे में? FIC के बारे में पढ़ा। तो आज का ये जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है।
तो हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और एक क्या पढ़ ली, तो एक अपन ने पढ़ लिया स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। अब जो तीसरा चैप्टर रहेगा वो रहेगा तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में, और फिर हम जो हैं वो आगे की कंटिन्यूस 1 by 1 पूरी की केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ यदि डाउट है तो ऐप में चैट बॉक्स के अंदर डाउट लिख दीजिएगा, आपके उस डाउट को अगली क्लास में मैं लाइव में ही क्या करवा दूंगा, सोल्व करवा दूंगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए आशीष शर्मा का शो। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।